हेलो एवरीवन, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पावर फ्लो इक्वेशंस डिस्कस की, ठीक है, और उसके बाद हमने शॉर्ट लाइन के लिए भी अलग से यहाँ पर पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर यहाँ पर हमने देख लिए हैं। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने एफिशिएंसी डिस्कस किया था, और एफिशिएंसी हमने क्या देखा था कि वो रेशियो होता है किसका, रिसीविंग एंड पावर टू सेंडिंग एंड पावर का, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमने ये देखा था कि एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, इसका मतलब क्या होगा कि जो ट्रांसमिशन लाइन का परफॉर्मेंस क्या होगा वो बेटर होगा, ठीक है। तो अब उसकी एफिशिएंसी को हम मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं, तो एफिशिएंसी को मैक्सिमम हम कैसे कर सकते हैं, तो पावर लॉस को मिनिमाइज करके। इसका मतलब ये है कि हम मैक्सिमम पावर जितना सेंड कर रहे हैं उतना रिसीविंग एंड पे पहुंच जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पावर ट्रांसफर कैपेसिटी को हम इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी इसके लिए क्या करेंगे, पावर ट्रांसफर कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे और देखेंगे कि उसको हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेट्स से स्टार्ट। हम बात कर रहेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पावर ट्रांसफर कैपेसिटी। तो जो पावर ट्रांसफर कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो देखो ट्रांसमिशन लाइन की पावर ट्रांसफर कैपेसिटी क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए। साथ में लॉसेस क्या होंगे, मिनिमम लॉस हो और मैक्सिमम इफिशिएंसी। तो हम इसको नोट करेंगे, द पावर ट्रांसफर कैपेसिटी of the line should be higher. Power transfer capacity of the line should be higher with minimum losses. Minimum losses and maximum efficiency. ठीक है, तो क्या हो गया हमारा स्टेटमेंट हो गया कि यदि पावर ट्रांसफर कैपेसिटी हमको हायर रखना हो तो कैसे पॉसिबल होगा, तो जब लॉसेस मिनिमम हो और मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी तब, ठीक है। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं ना, हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर क्या है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। हम एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या होगी, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो आर होगा वो वेरी लेस होगा किससे, एक्सएल से। ये होगा मेरा वी एस एंगल डेल, और ये हो जाएगा वी आर एंगल 0 डिग्री। ये हो जाएगा एक्स एल, ये हो जाएगी ट्रांसमिशन लाइन, ये हो जाएगा सेंडिंग एंड पावर, यहाँ हो जाएगा रिसीविंग एंड पावर, और यहाँ पर मेरा क्या है, लोड कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये हो गया सेंडिंग एंड करंट, और ये हो जाएगा रिसीविंग एंड करंट। पी एस प्लस जे क्यू एस, और ये हो जाएगा पी आर प्लस जे क्यू आर, यानी कि ये हो जाएगा मेरा रिसीविंग एंड कॉम्प्लेक्स पावर, और ये हो जाएगा सेंडिंग एंड कॉम्प्लेक्स पावर। तो देखो इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हमने क्या देखा था, इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हमने ये ड्रा किया था कि जो हमारा पावर होगा, रिसीविंग एंड पावर इज इक्वल टू सेंडिंग एंड पावर इज इक्वल टू वी एस वी आर
बटा XL इंटू साइन डेल। ये हमने क्या ड्रा किया था, एक्टिव पावर फॉर रिसीविंग एंड साइड या सेंडिंग एंड साइड, दोनों के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, यदि हमको पावर ट्रांसफर कैपेसिटी अच्छी रखना है, इसका मतलब क्या होगा कि जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होगा वो भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लें, कंसीडर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारा पावर होगा, सेंडिंग एंड पावर या रिसीविंग एंड पावर, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ VS का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय XL इंटू साइन डेल। ये हो गया। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमको यहाँ से देखने को मिल रहा है कि जो हम पावर सेंड करेंगे वो किसके बराबर होगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। इक्वेशन देख ली, हमको ये इक्वेशन मिली कि हमारा पावर क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम VR की वैल्यू भी क्या कर देंगे, VS पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, VS इंटू VS यानी VS का स्क्वायर डिवाइड बाई XL इंटू साइन डेल। तो यहाँ पर देखो, जब भी हम यदि मैग्नीट्यूड ऑफ VS है ना, यदि VS का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे, जिससे देखो हमारा जो पावर होगा ये भी बढ़ेगा। ठीक है, और एक हम क्या करेंगे, XL को रिड्यूस करेंगे, इससे भी क्या होगा, हमारा जो पावर जो होगा वो बढ़ेगा। तो हम यही कर रहे हैं पर पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी, यानी कि पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी को हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो ये हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि हायर वोल्टेज रखने की क्या एडवांटेज है। ठीक है, जिससे भी हमको दिख जाएगा कि हाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा पावर सेंड कर सकते हैं। जितने हाई वोल्टेज पे हम ट्रांसमिशन लाइन का पावर ट्रांसफ़र करेंगे, उतना ही पावर जो होगा वो बढ़ेगा। यानी कि इसीलिए जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में भी यह बताया था कि हम हाई वोल्टेज पे लाइन का पावर का ट्रांसमिशन क्यों करते हैं, तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि हाई वोल्टेज पे क्या होगा, जो मोर पावर ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, हमारा पावर लॉस भी कम होगा। तो हम नेक्स्ट ये कंटिन्यूसली हम ऐसी बातें इसमें और जोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम अभी देख लेते हैं यहाँ पर, इसी को हम कंटिन्यू करते लिख लेते हैं, एडवांटेजेस ऑफ हायर सेंडिंग एंड वोल्टेज। ठीक है, हायर सेंडिंग एंड वोल्टेज रखने के हम एडवांटेजेस देख लेते हैं, या फिर हम ये देखने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ हायर सेंडिंग एंड, हाँ ये सही है। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ हायर सेंडिंग एंड वोल्टेज देख लेते हैं हम। तो इसका देखो सबसे पहले फर्स्ट क्या होने वाला है, देखो हमने यहाँ पर क्या देखा, हम इसी इक्वेशन से देखते हैं तो हमको क्या मिला, हमको ये देखने को मिला कि जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, इसके बराबर होता है। ठीक है, ये हमने देखा यहाँ पर। ठीक है, मतलब यदि हम ये मोर द सेंडिंग एंड वोल्टेज मोर द पावर वी कैन ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं, देखो भाई हमको इक्वेशन में ये देख लिया, ऐसा मान लो कि दे दिया कि हम क्या कर रहे हैं, कोई पावर P2 ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तब वोल्टेज क्या होगा, V2 होगा। तो इसी प्रकार से P1 के रिस्पेक्ट में हमारा क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक न्यू रिलेशन। ठीक है, आपको इस बेस पे क्या होगा कि आपको P1 दे दिया जाएगा, V1 दे दिया जाएगा और V2 दे दिया जाएगा और P2 पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इस रिलेशन से यहाँ पर P2 फाइंड कर सकते हो, या हो सकता है आपको P2 P1 और V1 दिया हो, आपको V2 फाइंड करना हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, कि मोर द सेंडिंग एंड वोल्टेज Vs we can transfer more power from
सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर कंक्लूजन हो गया कि मोर द सेंडिंग एंड वोल्टेज वी एज वी कैन ट्रांसफर मोर पावर फ्रॉम सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी जो होगी लाइन की वो बढ़ जाएगी, कि हम मोर पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, तो देखो नेक्स्ट हमारा होगा तो देखो सेकंड हमारा क्या होगा, सेकंड हमारा ये हो सकता है कि देखो जो पावर होता है वो क्या होता है वी आई कोस थीटा, एक्टिव पावर को हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम जो करंट फाइंड करेंगे वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा P डिवाइड बाय वी कोस थीटा। ये हो गया। अब देखो लाइन में जो पावर लॉस होते हैं, जो आई स्क्वायर आर लॉस होंगे, उसे हम कैसे लिखेंगे, तो पावर लॉस हो जाएगा आई स्क्वायर आर लॉस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे लाइन में लॉसेस होते हैं आई स्क्वायर आर लॉस। तो यहाँ पर जो पावर लॉस होगा उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो पावर लॉस क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हम यहाँ पर जो सेकंड कंक्लूजन की बात करेंगे, तो ये आई की वैल्यू हो जाएगी पी का स्क्वायर डिवाइड बाय वी का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और ये हो जाएगा मेरा क्या आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा पावर लॉस। तो देखो यदि यहाँ पर, ठीक है, इफ़ यहाँ पर क्या मान लो कि जो P है आर और कोस थीटा, ये क्या है मेरे तीनों क्या है आर कांस्टेंट, ये है ना एक्टिव पावर, ये P जो हम पावर दे रहे हैं वो, और ये रेजिस्टेंस और कोस थीटा यानी पावर फैक्टर, ये तीनों कांस्टेंट हो तो जो हमारा पावर लॉस होगा वो क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, वोल्टेज के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें क्या कंक्लूजन देखने के लिए मिल रहा है कि आप यदि हायर वोल्टेज रखोगे, है ना, यहाँ पर वोल्टेज यदि हायर रखोगे तो जो पावर लॉस होगा वो कम होगा। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको पहले स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि हायर वोल्टेज पर, है ना, हायर वोल्टेज पर पावर सेंड करने का क्या एडवांटेज होगा, तो हायर वोल्टेज पर पावर सेंड करने का एडवांटेज ये होता है कि जो पावर लॉस होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूज़न हम क्या निकाल पा रहे हैं, कंक्लूज़न ये निकाल रहे हैं फॉर हायर सेंडिंग एंड वोल्टेज there are less power loss in the line। ठीक है, तो हायर सेंडिंग एंड वोल्टेज पे पावर ट्रांसफ़र करने का एडवांटेज क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो पावर लॉस होंगे लाइन में वो क्या होगा, कम होगा। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड कंक्लूजन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे तो देखो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे थर्ड। ठीक है, ये हमारा क्या था, सेकंड कंक्लूजन था, ये हमारा जो था वो सेकंड था। अब थर्ड एडवांटेज क्या होने वाला है उसका वो देख लेते हैं। तो देखो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, तो रेजिस्टेंस होता है हमारा रो एल अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पर रो क्या है हमारा, तो ये हो जाएगा रजिस्टिविटी। ठीक है, और जो एल है वो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा हमारा क्या, ये लेंथ हो जाएगा किसका, वायर का, है ना, ये लेंथ हो जाएगा। और ए क्या हो जाएगा,
और ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। अब देखो हम यहाँ पर बात करें तो हम एरिया को कैसे लिख सकते हैं, तो एरिया को हम लिख सकते हैं कैसे, रो एल अपॉन ए। ठीक है, ओ सॉरी, रो एल अपॉन आर। ठीक है, अब यहाँ से आप आर को देख सकते हो कि आपको आर यहाँ से क्या मिल रहा है। तो हमने देखो यहाँ से देखा था, तो आर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आर को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आर को हम लिख सकते हैं, देखो ये वाली इक्वेशन में क्या दिया हुआ है आर की वैल्यू, तो ये हो जाएगा पी एल इंटू ये हो जाएगा वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय पी स्क्वायर तो इसी आर को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे और यहाँ पर पुटअप करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, एरिया। तो ये हो जाएगा रो एल, है ना, डिवाइड बाय ये हो जाएगा पी एल वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाई पी स्क्वायर लिखूंगा, यानी कि यहाँ पर लिखूंगा डिवाइड बाई पी स्क्वायर थीटा, पी स्क्वायर लिखूंगा तो इस पी स्क्वायर को मैं ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर मेरा कहाँ पर हो जाएगा, ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा आर की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये देखो 1/r हो जाएगा, 1/r है ना, यहाँ पर क्या दिया हुआ 1/r दिया है, तो 1/r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी पी स्क्वायर डिवाइड बाई पी एल वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 1/r पुटअप कर दिया। ठीक है, ये चीज़ें मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। तो अब हमको क्या पता है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो जो एरिया है ना, वो क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये जो वोल्टेज स्क्वायर के क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर दिख रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि आप जितना ज़्यादा हायर वोल्टेज पे पावर सेंड करोगे, है ना, जितना ज़्यादा इसको बढ़ाओगे एरिया उतना कम होगा, मतलब कि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक चीज़ ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकी सब चीज़ें क्या है, मान लो कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हो जाएगा के इज इक्वल टू ए एल, है ना, एरिया इंटू लेंथ, ये हो गया कि इससे वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम होगा कि वो किसके, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, वोल्टेज के स्क्वायर के, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो भी क्या हो जाएगा, वोल्टेज के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि यदि हम हायर वोल्टेज पे पावर ट्रांसफ़र करेंगे तो हमको इसका एडवांटेज ये मिलेगा कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा कंडक्टर का वो कम हो जाएगा, मतलब लेस क्रॉस सेक्शन एरिया का कंडक्टर लगेगा। इसका मतलब क्या होता है कि एक तो हमारा जो कंडक्टर है ना, उसकी कॉस्ट बचेगी। ठीक है, हमें हमारी जो इनिशियल कॉस्ट होगा जब हम लाइन डिजाइन करते हैं, है ना, उस टाइम हमको क्या है, कम कॉस्ट का हमें कंडक्टर में काम हो जाएगा, क्योंकि हम हाई वोल्टेज पे पावर ट्रांसफ़र करने वाले हैं ना, और जो ट्रांसमिशन हम करते हैं हाई वोल्टेज पे करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या होगा, कंडक्टर का कम हो जाएगा, इससे हमको कॉस्ट कम लगेगी, और साथ ही साथ क्या होगा, पावर लॉस भी कम होगा, क्योंकि हम हायर वोल्टेज पे यहाँ पर ट्रांसमिशन करने वाले हैं, तो पावर लॉस भी कम लगेगा। और एक हमने क्या देखा था फर्स्ट में कि यदि हम हायर वोल्टेज पे, है ना, हायर वोल्टेज पे यदि ट्रांसमिशन करते हैं तो जो पावर ट्रांसफ़र जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारे 3 कंक्लूजन हमने यहाँ पर निकाल लिए। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो पावर जो ट्रांसफ़र का जो पावर ट्रांसफ़र करने का जो लेवल है वो बढ़ता चला गया, जैसे 11 से 33 से 66, फिर इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 132। ठीक है, उसके बाद 444, ठीक है, और 765 से अबव इंडिया में अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर रीजन था कि हमने क्या किया, पावर को या फिर ट्रांसमिशन हमने क्या किया, हायर सेंडिंग एंड वोल्टेज या फिर सेंडिंग एंड वोल्टेज को ज़्यादा रख के किया है, ये हमारे एडवांटेज थी।
ठीक है। अब हम नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे तो देखो अब हम नेक्स्ट ये बात करेंगे कि जो हमने यहाँ पर क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो पावर था है ना वो कितना होता है, या जो सेंडिंग एंड पावर VR बटा XL इंटू साइन डेल, ठीक है। तो हम पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी एक तरीके से ये भी बढ़ा सकते हैं कि हम XL को रिड्यूस करके भी तो पावर की ट्रांसफ़र कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो अब हम कुछ ऐसी मेथड्स देखेंगे कि हम XL को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, पावर सेंडिंग एंड पावर बढ़ा सके, ठीक है। और इसके बाद एक रीजन हम ऐसा भी देंगे कि यदि मान लो ये तीनों चीज़ें यदि पहले से फिक्स हो तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि इसकी सेंडिंग एंड पावर बढ़ा सकूँ। तो मैं यहाँ पर जो लोड एंगल डेल है इसको वेरी करके भी यहाँ पर सेंडिंग एंड पावर को बढ़ा सकता हूँ। तो अब वो उसके बारे में हम कंटिन्यूसली आगे बढ़ने वाले हैं, इसकी बात करेंगे। हाँ तो देखो हम वापस आते हैं यहाँ पर, देखो हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन रखा है इस प्रकार। हमने क्या देखा था कि इसमें जो पावर होता है ना, ये हमारा कितना हो रहा है, PR इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू VS VR बटा XL इंटू साइन डेल। तो मैंने क्या बोला कि हमको पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी बढ़ाना है, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकते हैं ताकि हम लाइन का परफॉर्मेंस यहाँ पर इंक्रीज कर सकें या बढ़ा सकें, अच्छा कर सकें। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो देखो हमने अभी तक क्या देखा कि हम वोल्टेजेस को हायर वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करके हमने पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी बढ़ाई, ठीक है, जिसमें हमने ये देखा कि यदि हम हाई वोल्टेज पर पावर ट्रांसफ़र करते हैं तो एक तो हमारा क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज पर पावर ट्रांसफर कर देगा। एक तो एडवांटेज होगा कि पावर लॉस कम होगा, और एक ये होगा कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा कंडक्टर का इन ट्रांसमिशन वो क्या हो जाएगा, कम लगेगा, जिससे हमको जो इनिशियल कॉस्ट होगी वो भी कम लगेगी, ठीक है। और लेस कंडक्टर में हम मोर पावर ट्रांसफ़र कर पाएंगे, ठीक है। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास एक पैरामीटर और है जिससे हम पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो वो कौन सा है, वो है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम यदि कम करेंगे इससे हम पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो अब हम वो मेथड्स देखने वाले हैं कि हम XL को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, है ना। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, बाय रिड्यूसिंग XL वी कैन इंक्रीज द पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, तो हम सबसे फर्स्ट रखेंगे बाय यूजिंग पैरेलल लाइन या डबल सर्किट लाइन। पावर ट्रांसफर increases because XL is रिड्यूस्ड, ठीक है। तो हम फर्स्ट देख रहे हैं XL को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो बाय यूजिंग
पैरेलल लाइन, ठीक है, या डबल सर्किट लाइन। पावर ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक्सएल क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाता है। तो वो कैसे कर रहे हैं, तो देखो हम यहाँ पर एक लाइन कंसिडर कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक सिंगल लाइन ले रहे हैं ना, एक साइड हम ले रहे हैं सिंगल लाइन। सिंगल लाइन में जिस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज 1 एंगल 30 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 1 एंगल 0 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा हमारा J1 एक्सएल की वैल्यू। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा मेरा सेंडिंग एंड पावर और ये हो जाएगा मेरा रिसीविंग एंड पावर। तो यहाँ से जो सेंडिंग एंड पावर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो ये हो जाएगा VS इंटू VR। तो ये हो जाएगा VS 1 इंटू VR क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्सएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और ये हम बात करें किसके, मैग्नीट्यूड की, इंटू साइन डेल। तो डेल की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री दी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर मुझे जो PS की वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, तो जो PS की वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी मुझे 0.5, ठीक है। ये मेरा PS 1 हो गया, कितना आ गया 0.5, ठीक है। ये जो है ये पर यूनिट वैल्यूज़ दी हुई है, ठीक है। ये मेरी क्या है, पर यूनिट वैल्यूज़ दी हुई है, तो ये कितना हो जाएगा 0.5। ये भी पर यूनिट है, ये भी पर यूनिट है, ठीक है। और ये एक्सएल की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 दी हुई है। तो ये हो जाएगा PS1 0.5। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग डबल सर्किट लाइन, ठीक है। एक साइड हम क्या करेंगे, डबल सर्किट लाइन रखेंगे। तो इधर हम लिखेंगे डबल सर्किट या फिर पैरेलल लाइन। तो हम पैरेलल लाइन रखेंगे, तो ये हमारा J1 हो गया और ये भी हमारा हो गया J1। ये हो गया 1 एंगल 30 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 1 एंगल 0 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सेंडिंग एंड और ये हो जाएगा हमारा रिसीविंग एंड। अब देखो जब भी हम इनका पैरेलल निकालेंगे तो जो एक्सएल इक्विवेलेंट कितना होगा, तो एक्सएल इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1/2। तो एक्सएल इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5, है ना। ये हो जाएगा हमारा एक्सएल इक्विवेलेंट। तो इस प्रकार से जो हमारा पावर हो जाएगा PS कितना हो जाएगा, तो देखो वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज 1 इंटू रिसीविंग एंड वोल्टेज 1। और एक्सएल इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्सएल इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है 0.5। देखो ये क्लियर हुआ, दोनों लाइन पैरेलल में है। तो पैरेलल में एक्सएल इक्विवेलेंट कितना होता है, तो एक्सएल का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ रहा है 0.5 आ रहा है। और डेल कितना है, तो ये हो जाएगा मेरा sin 30, ठीक है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये कितना मिल रहा है, तो ये मिल रहा है मेरा 0.5 sin 30 और ये डिवाइड बाई 0.5, तो कितना आ रहा है, ये हो रहा है 1। तो PS2 कितना आ गया 1 आ गया, जबकि PS1 कितना था 0.5 था। इसका मतलब मेरी जो पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, देखो ये 0.5 से कितने हो गए 1 हो गई। कब, जब मैंने डबल सर्किट लाइन या पैरेलल लाइन ली। तो आपने देखा होगा जब भी हम ट्रांसमिशन करते हैं तो जो टावर लाइन होगी उसके दोनों साइड से हमको लाइन दिखती है, तो वो वही होती है पैरेलल लाइन या डबल सर्किट लाइन, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी को बढ़ा पाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या देखा, तो हमारा जो कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि जो हमारा PS2 है वो क्या होगा मोर देन PS1, ठीक है। मतलब पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी क्या हो गई हमारी, इंक्रीज हो गई है, ठीक है, बाय यूजिंग पैरेलल लाइन। एक तो ये हो गया। देखो नेक्स्ट क्या हो सकता है तो नेक्स्ट हम यहाँ पर एक ये कर सकते हैं कि देखो ये जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसके साथ में सीरीज में यदि हम एक कैपेसिटेंस से जोड़ दें। अब देखो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो नेगेटिव होता है, ठीक है, और ये पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इससे ये होगा हमारा ओवरऑल जो रिएक्टेंस होगा वो कम होगा, जिससे हम पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी को बढ़ा पाएंगे। तो नेक्स्ट हम उसके बारे में देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो देखो सेकंड हो जाएगा बाय यूजिंग
by using series capacitor in series with the line. हम क्या कर रहे हैं, सीरीज कैपेसिटर कर लाइन यूज़ कर रहे हैं इन सीरीज विद द लाइन। तो वो किस प्रकार से होगा, तो देखो आगे हम एक लाइन लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक लाइन ले ली, हम यहाँ से एक लाइन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, XL इतना हो गया, जो कि हो गया हमारा 1, ठीक है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा वोल्टेज 1 एंगल 30 डिग्री, ये हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज हो गया। और यहाँ से हमारा ये हो गया जनरेशन। तो 1 एंगल 0 डिग्री, और ये हो गया हमारा लोड। तो जब हम यहाँ पर पावर देखते हैं तो अगेन हमें जो पावर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है 1 × 1 डिवाइड बाई 1 इंटू साइन 30, इतना मिल रहा है साइन 30। मतलब जो हमको पावर मिलेगा है ना, PS1 कितना मिलेगा। तो ये जो फर्स्ट केस था ये हमारा क्या हो जाएगा, PS1 क्या हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा विदाउट सीरीज कैपेसिटर। ये क्या हो जाएगा, विदाउट सीरीज कैपेसिटर, ठीक है। अभी हमने क्या है, बिना सीरीज कैपेसिटर के क्या यहाँ पर एक्टिव पावर देखा एट द सेंडिंग एंड साइड। तो क्या मिला हमको, 0.5 मिला। अब हम इसी को ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एक साइड लिखेंगे, इधर लिख देंगे विथ सीरीज कैपेसिटर CAC, ठीक है। ये हम लगा रहे हैं, तो ये लाइन में इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 एंगल 30 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा XL कितना है हमारा 1 है, ठीक है। और यहाँ पर ये हम जो कैपेसिटर लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं -J0.5, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा J1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 1 एंगल 0 डिग्री। तो आप देखो यहाँ पर जो हमारी पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी किस प्रकार बढ़ पाएगी। तो ये हो जाएगा 1 × 1 डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा XL। तो ये ओवरऑल जो XL इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो XL इक्विवेलेंट हो जाएगा XL माइनस XC। तो XL कितना है यहाँ पर, प्लस जोड़ेंगे, एक्चुअल में जोड़ेंगे, तो ये कितना है, तो ये हो जाएगा मेरा J1, ठीक है। यहाँ पर हम ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो 1 हो गया और प्लस माइनस के 0.5। तो हमारा जो X इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, तो X इक्विवेलेंट आ रहा है हमारा कितना, 1 - 0.5 यानी कि कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। तो यहाँ पर हम X इक्विवेलेंट की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे, कितनी आ जाएगी 0.5, ये हो गया। और ये हो जाएगा साइन 30, ठीक है। तो अगेन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा PS2 कितना आ जाएगा, तो 0.5 डिवाइड बाई 0.5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो देखो विथ सीरीज कैपेसिटर हमने क्या कर दिया, पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। देखो जो PS2 है वो क्या है, मोर देन है किससे, PS1 से। तो ये हो गया हमारा सेकंड कंक्लूजन, जिसमें हमने क्या देखा कि विद सीरीज कैपेसिटर भी हम यहाँ पर पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। कैसे, तो हमने इन सीरीज जब कनेक्ट किया तो हमारा जो ओवरऑल जो इक्विवेलेंट होगा है ना, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस होगा, वो कितना हो जाएगा, वो कम हो जाएगा पहले के कंपेरिजन में। और वो यदि रिड्यूस हो गया, इसका मतलब हमारा जो सेंडिंग एंड पावर वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो
तो एक हम यहाँ पर एक्सेल को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखो एक्सेल को हम रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एक फंडा ये हो सकता है कि हम बंडल कंडक्टर का यूज़ करके भी ये कर सकते हैं। अब बंडल कंडक्टर में क्या होता है, तो बंडल कंडक्टर में जो इफेक्टिव रेडियस होगी है ना किसकी, कंडक्टर की, वो क्या होती है, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जिससे क्या होगा, इससे हमारा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। जिससे हम क्या कर सकते हैं, पावर ट्रांसफर कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है तो अब हम नेक्स्ट तो जो थर्ड होगा हमारा, थर्ड मेथड क्या हो सकती है, तो वो हो जाएगा बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर। बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर, बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर इफेक्टिव रेडियस of the conductor effective radius of the conductor increases so that XL is reduced। ठीक है, क्या हो रहा है कि बंडल कंडक्टर यूज़ करने से जो इफेक्टिव रेडियस है कंडक्टर की, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जिससे क्या होगा, एक्सएल इज रिड्यूस्ड। विच इंक्रीजेस पावर ट्रांसफर, ठीक है, विच इंक्रीजेस पावर ट्रांसफर कैपेसिटी। ठीक है, तो देखो ये कैसे पावर ट्रांसफर कैपेसिटी को बढ़ा रही है, तो ये कंडक्टर जो होगा उसकी रेडियस क्या हो रही है, इफेक्टिव रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जिससे एक्सएल रेडियस होगा। अब देखो एक्सएल क्या होता है, तो देखो एक्सएल जो होगा वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, 2πfl। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है कि यदि हम जो लाइन का इंडक्टेंस यदि कम कर दें तो एक्सएल रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और एक्सएल रिड्यूस होगा तो जिससे क्या होगा कि जो पावर होगा वो इंक्रीज होगा, मतलब मोर पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सएल को रिड्यूस कर रहे हैं, जिससे हमारा जो पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी क्या है वो बढ़ जाएगी लाइन की। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि लाइन का जो इंडक्टेंस होगा वो हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है तो देखो हमको ये पता है कि जो लाइन वायर होगा, ठीक है, लाइन होगा वायर, ये मान लो कि यहाँ पर क्या है, ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, ये जो होगा ये एक कंडक्टर है। ठीक है, ये कंडक्टर है और एक कंडक्टर बी, फेज बी। ठीक है, ये है, तो हमने क्या है, इनका दोनों का एक बंडल बनाया। सॉरी, ये ए हो गया और ये हो गया मेरा ए डैश हो गया। इस प्रकार से मैंने दो कंडक्टर का क्या है, बंडल बनाया है। ठीक है, तो इनका जब बंडल का कंडक्टर बनाएंगे तो इसकी जो इफेक्टिव रेडियस होगी आर डैश, वो कितनी होगी, 0.7788 आर। ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी इफेक्टिव रेडियस। तो ये इफेक्टिव रेडियस ये क्या होती है, ये बंडल कंडक्टर में जो होती है ये इंक्रीज हो जाती है। देखो पहले आर थी, ठीक है, तो अब वो क्या हो जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगी इफेक्टिव रेडियस। ये इंक्रीज हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, तो देखो मैं एल ए को इस प्रकार से लिख सकता हूँ। एल ए को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ ln ये डी क्या हो जाएगा, ये एक फेस का बंडल बनेगा, एक तरफ फेस बी का भी बंडल बनेगा, बी डैश, बी डबल डैश, बी ट्रिपल डैश, ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा, तो इफेक्टिव रेडियस हो जाएगी 0.7788 आर। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि जो इफेक्टिव रेडियस है
है ना। इफेक्टिव रेडियस क्या है, इंक्रीज़ करने की बात की जा रही है। तो जैसे हम इफेक्टिव रेडियस को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर इफेक्टिव रेडियस को इंक्रीज़ करेंगे तो इससे एल क्या होगा, हमारा रिड्यूस होगा, ठीक है, एल रिड्यूस होगा। तो जैसे ही हमारा एल यदि रिड्यूस होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक्सएल क्या हो जाएगा हमारा। तो देखो यहाँ पर एक्सएल क्या हो रहा है मेरा, तो एक्सएल देखो यहाँ पर एल क्या हो रहा है, एल डिक्रीज हो रहा है ना, एल मेरा क्या है, डिक्रीज हो रहा है, ये हो जाएगा डिक्रीज होगा, तो एक्सएल भी रिड्यूस होगा। मतलब मैं यहाँ पर पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी को बढ़ा सकता हूँ। क्यों बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि जो पावर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/XL। और ये मेरा यदि रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट, हमने देख लिया है ना कि हम एक्सएल को रिड्यूस करने के हमने 3 मेथड्स देख ली, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड में ये देखा कि बाय यूजिंग पैरेलल लाइन या डबल सर्किट लाइन, ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा कि जो पैरेलल लाइन में जो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, क्या होगा, कम होगा, जिससे हमारी पावर ट्रांसफर कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सेकंड हमने देखा था कि बाय यूजिंग सीरीज कैपेसिटर, ठीक है, हमने सीरीज कैपेसिटर लगाया किसमें, इन सीरीज विद द लाइन, तो यहाँ पर सीरीज में लगा दिया, जिससे हमारा जो इक्विवेलेंट रिएक्टेंस हो क्या होगा, 1 से रिड्यूस होकर 0.5 हो गया, इससे हमारी पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी बढ़ गई। और थर्ड हमने देखा, तो इसमें हमने क्या किया, बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर। तो बंडल कंडक्टर में क्या होता है कि जो इफेक्टिव रेडियस होगी कंडक्टर की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है, तो जिससे क्या होगा कि एक्सएल रिड्यूस होगा, और इससे हम क्या कर सकते हैं, पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी में अभी तक का जो डिस्कशन था वो कंप्लीट हो गया है। अब देखो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ ये बता दूँ कि जो हम सीरीज कैपेसिटर यूज़ करते हैं, वो इंडिया में हम आजकल ये सीरीज कैपेसिटर जो है वो नहीं यूज़ करते हैं। वो क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी फॉल्ट होता है तो फॉल्ट क्या करता है, हायर वोल्टेज उत्पन्न करेगा, ठीक है। अब फॉल्ट यदि हायर वोल्टेज उत्पन्न करेगा तो इससे क्या होगा, हमारा इंसुलेशन डैमेज हो सकता है। और वो इंसुलेशन भी क्यों डैमेज हो सकता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज होते हैं उनका ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है, ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा टाइम पर ऑपरेट रहेगी, जिससे हमारे क्या होगा कि जो हायर वोल्टेज हमारे इंसुलेशन को क्या कर देगा, ख़राब कर सकता है, इंसुलेटर्स को भी ख़राब कर सकता है। इसलिए हम इंडिया में ये सीरीज कैपेसिटर वाली मेथड नहीं अपनाते, इसके थ्रू हम यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस को कम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया में आजकल यूज़ नहीं की जा रही है, ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन पॉइंट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर क्या बात करेंगे, तो देखो यहाँ पर एक चीज़ हम ये देख सकते हैं कि क्या होता है कि यदि कोई लाइन ऑलरेडी पहले से डिजाइंड है, इसका मतलब उसका वोल्टेज जो होगा, अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम कि जनरेशन कर रहे हैं, जनरेशन के बाद यहाँ पर हम जो ट्रांसफार्मर रखते हैं स्टेप अप, तो वो ट्रांसफार्मर तो हम पहले से ही डिजाइन कर चुके हैं, बना चुके हैं, उसका वोल्टेज लेवल हम डिसाइड कर चुके हैं। रिसीविंग एंड साइड भी जो ट्रांसफार्मर है उसका वोल्टेज लेवल हम क्या कर चुके हैं, डिसाइड कर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए जो पहले से जो बनी हुई लाइन होती है उसमें क्या होता है कि वोल्टेज तो हमारा हो गया फिक्स, अब लाइन हमने कंस्ट्रक्ट कर दी, मतलब उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी डिसाइड हो चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी लाइन है उसके जो वोल्टेज और रिएक्टेंस है वो क्या है, ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड लाइन के क्या है, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो अब इस कंडीशन में मैं पावर की ट्रांसफ़र कैपेसिटी या यहाँ पर पावर कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ, तो मेरे पास एक ही पैरामीटर है, एक ही वेरिएबल है, वो है डेल, ठीक है। इसके हेल्प से मैं यहाँ पर पावर को वेरी कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब इम्पोर्टेंस ऑफ लोड एंगल के इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखो अब हम यहाँ पर अगेन बात करेंगे। देखो जो हमारा पावर हो जाएगा वो कितना हो रहा है, वो हो जाएगा VS VR XL इंटू साइन डेल। तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम डेल का इम्पोर्टेंस समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि फॉर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड लाइन VS VR and XL are constant,
which is not suitable as a variable for continuously variable लोड। ठीक है, तो देखो कोई लाइन यदि पहले से यदि कंस्ट्रक्टेड है, इसका मतलब क्या होता है कि उसके जो वोल्टेज है वो भी डिसाइड है, क्योंकि ट्रांसफार्मर को हम बार बार चेंज तो नहीं कर सकते ना। जब हमने यहाँ पर उसको यदि लाइन में ट्रांसमिशन में रखा पावर ट्रांसफार्मर को, तो वो क्या हो जाएंगे, पहले से ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है तो उनका वोल्टेज लेवल पहले से डिसाइड है, और जो लाइन है उसका भी रिएक्टेंस भी पहले से डिसाइड होगा। इसका मतलब ये हमारे कांस्टेंट हो गए। अब यदि कोई लोड यदि वेरी हो रहा है, ठीक है, तो वेरिएबल लोड की यदि डिमांड हमको पूरी करना है तो उसके हिसाब से हमारा जो ये है तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, लोड एंगल डेल। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं द लोड एंगल, लोड या फिर पावर एंगल डेल इज यूज्ड एज अ वेरिएबल by controlling governing valve of generating station। ठीक है, तो क्या हमारा पॉइंट क्या जुड़ा है यहाँ पर, पॉइंट ये जुड़ गया कि जो लोड एंगल पावर एंगल डेल को हम एक वेरिएबल की तरह यूज़ कर सकते हैं। और वो कैसे, तो जनरेटिंग स्टेशन पे जो गवर्निंग वाल्व होंगे, ठीक है, जहाँ से हमारी स्टीम का इनपुट कम ज़्यादा करते हैं, उसके कंट्रोल के द्वारा हम यहाँ पर लोड एंगल डेल को वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ एक चीज़ हमारी ये हो सकती है, हम यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि जो स्टेबिलिटी लिमिटेशन होता है, यहाँ पर स्टेबिलिटी लिमिटेशन में होता है कि जो डेल होता है उसकी वैल्यू 30 to 45 डिग्री ही हम रख सकते हैं। ठीक है, तो फॉर स्टेबिलिटी लिमिटेशन लोड एंगल डेल may be 30 डिग्री टू 45 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री टू 45 डिग्री। तो हम यहाँ पर ये इसको इस प्रकार बना सकते हैं, पी एस इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू वी एस वी आर डिवाइड बाई एक्सएल। ये मेरे क्या हो गए, कांस्टेंट हो जाएंगे, इनटू साइन डेल। तो मैं यहाँ पर वेरी किसको कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ कर सकता हूँ वेरी कर सकता हूँ किसको, डेल को, जिससे कि मेरा जो पावर होगा ये भी वेरी हो जाएगा। अब वो कैसे हो रहा है, तो देखो यहाँ पर एक जनरेटर हमने बनाया। ठीक है, ये हमारा जनरेटिंग स्टेशन है। ये हो जाएगा वी एस एंगल डेल, ये हो जाएगा वी आर एंगल 0 डिग्री, और ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर गवर्निंग वाल्व हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, गवर्निंग वाल्व हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जनरेटिंग स्टेशन। ये हो जाएगा मेरा क्या, जनरेटिंग स्टेशन, और मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरा वाल्व। ठीक है, इसको कंट्रोल करके
इस वाल्व को मैं कंट्रोल करके यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, लोड एंगल डेल को वेरी कर सकता हूँ, जिससे मैं पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी को बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का पूरा कंप्लीट हो गया पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी। अब ये जो हो जाएंगे ये मेरे क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएंगे मेरे कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक, ये पूरी टर्म मेरी क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हमने पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी को पूरा डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने ये भी देख लिया कि पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। और यदि परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो उसमें भी ये नीड होती है कि जो ट्रांसफ़र कैपेसिटी वो ये क्या हायर होनी चाहिए, और हायर कैसे होगी, विथ मिनिमम लॉसेस और मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट डिस्कशन हो गया। अब जो नेक्स्ट पैरामीटर होगा परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन को डिटरमाइन करने का, वो होने वाला है वोल्टेज रेगुलेशन। वो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन की। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा कम्प्लीटली। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट हो गया एकदम पूरा। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।